कोरोना में सबसे ज्यादा अगर वेलकम दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट में, एन इनिशिएटिव बाय क्रिएटिव एंगल, जहां हम आपको मिलवाएंगे अलग अलग फील्ड की सक्सेसफुल पर्सनालिटीज से, जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज, करेंगे उनसे इंटेलेक्चुअल बातें जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक वंडरफुल एक्सपीरियंस भी देंगी, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रिएटिव एंगल इन्विटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, follow and subscribe our channel and keep spreading love। आज के एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं एक लर्नेड पर्सनालिटी, एक हम्बल सोशल वर्कर, वाचुनिधि आचार्य जी। इस एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे एक स्टेट लेवल इकोनॉमिक्स गोल्ड मेडलिस्ट ने अपनी बैंकिंग जॉब को छोड़कर अपना जीवन सोशल वर्क और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट में लगा दिया। हमने आचार्य जी से एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे करंट टॉपिक पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करी, तो इसीलिए इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री वाचुनिधि आचार्य जी। ईमानदारी, सरलता तथा समाज के प्रति सेवा भाव रखना ही सादा जीवन उच्च विचार को प्रकट करता है, और आचार्य जी इसी मूल मंत्र को मानते हुए लगातार समाज के लिए योगदान करते आ रहे हैं। चाहे कच्छ में 1998 में आए तूफान की बात करें, 2001 में आए भयंकर भूकंप की, या 2020 में आए कोरोना काल की, आचार्य जी ने हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम किया ही है। आचार्य जी आर्य समाज नेशनल बॉडी के जॉइंट सेक्रेटरी, आर्य समाज गुजरात बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट और आर्य समाज गांधीधाम कच्छ के प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में भी गांधीधाम के प्रख्यात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट DAV पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आचार्य जी का। नमस्ते सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर, आपसे पहला सवाल, भारत में जो ये ओल्ड एजुकेशन सिस्टम 10+2 वाला एजुकेशन स्ट्रक्चर जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है और हम सब उसी से पास आउट हुए हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते रहे हैं, तो सर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी सरकार को जो उन्होंने ये नया एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करी? आपके क्या विचार रहेंगे इस पे? हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी पहली जो थी वो 9th और 10th तक को एक एवेल्यूएट करती थी और 11th-12th को एक अलग स्तर देती थी, कॉलेज को अलग स्तर देती थी। अब उन्होंने शुरू से एवेल्यूएट करना शुरू किया। जो छोटा बच्चा है वो क्लास 2 तक का जो है उसको 5 साल का एक वो कर दिया, उसके बाद 3 साल के लिए उसे बढ़ा दिया, फिर 3 साल के लिए। तो बच्चा जब 8वीं में आएगा तो उसका अलग ढंग से उसका एवेल्यूएशन शुरू होगा। और साथ ही जो पहले CCE सिस्टम चल रही थी, जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम के 1986 में जो लागू हुई थी, उसके अनुसार जो CCE सिस्टम थी उसके विकल्प में ये नई सिस्टम खड़ी की गई और उस नई सिस्टम के अनुसार जो है बच्चों का लगातार जो रोट लर्निंग चल रहा था उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब वो अंडरस्टैंड करे कि वो क्या है, नहीं तो वो रट करके वो बताता था और उससे जो है वो होता था और मार्क्स उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती होते थे। अब बच्चे में, हर बच्चे में अलग अलग अपनी इनहेरेंट शक्तियाँ होती हैं, उन इनहेरेंट शक्तियाँ सब में समान नहीं होती है, लेकिन यहाँ परीक्षा में उसको एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। तो बच्चों में जो रुचि है, तो जो वोकेशनल कोर्स चला रहे हैं, तो बच्चे की जिस तरफ रुचि होगी उस तरफ उसका रुझान पहचान करके उसको एक मार्गदर्शन मिल सकेगा और आगे चल करके वो उसे जो है एक लाइन तय करने में, अभी साइंस का बच्चा है, इंटीग्रेटेड अगर कोर्स लेना चाहता है तो किस प्रकार से ले सकता है, उसमें एक व्यवस्था दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दी गई है, तो ये एक उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जी सर। सर, जैसे एजुकेशन सेक्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे चेंजेस लेकर आई है, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा चेंज वेलकमिंग रहा है स्कूल या कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, बच्चों को अपने देखिए मातृभाषा से बच्चा बहुत नज़दीक होता है जी, और उसका जो समझने का स्तर होता है मातृभाषा होती है। अब हमारी ज़्यादातर भारत में जो स्कूलें चल रही है वो अंग्रेजी भाषा पर आधारित है और शुरुआत से अंग्रेजी भाषा में बच्चों को जब वो भाषा ग्रहण करता है और सब्जेक्ट ग्रहण करता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो ग्रहण शक्ति है उसमें ना कहीं कमी आती है। इसलिए शुरुआत में मातृभाषा का शिक्षण दे करके
फिर उसमें अगर चॉइस दी है कि बच्चा जो है उसमें कैसे स्विच ओवर हो सकता, थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी समझ शक्ति बढ़ेगी, तो फिर अंग्रेजी शिक्षण की ओर भी उसमें बढ़ सकता है। तो ये भी एक सुविधा उसके साथ जुड़ी हुई है। और साथ में जो है वो स्कॉलिस्टिक, को स्कॉलिस्टिक, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको और प्रमोट किया है, ताकि बच्चे की जो है जिसको हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं उसमें ज़्यादा उसका जो है रोल अदा कर सकें। जी। अब सर, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के डेवलपमेंट और एक्टिविटीज़, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया है, जो कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं लैक कर रहा था, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी। तो आप क्या विचार रखते हैं इस पे? रिसर्च और डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। और बच्चे को अगर आपने कोर्स तक सीमित रखा तो उसमें अंदर उसको अलग से कुछ योगदान करने का मन है, तो उसमें एक स्कोप दिया है कि बच्चा जो है अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकता है जी। और अभी जैसे पीएचडी का कोर्स है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन किया। वो डायरेक्ट उसमें जो है पहले जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी जटिल थी, अब उसको जटिल को और सरल किया गया। तो रिसर्च और इनोवेशन जो है वो अभी बच्चों को प्रोजेक्ट्स वगैरह देने की जो बात है उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए, जिससे बच्चे प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी उसमें व्यक्त कर सकेंगे। तो वो भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बनाया है जो बहुत अच्छा है। सर, जैसे कोरोना का पैंडमिक, जो कोरोना टाइम था वो सभी के लिए बहुत कठिन रहा था, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, और एजुकेशन सेक्टर में तो खैर बहुत ज़्यादा कठिन रहा था। ऐसे समय में सर कोई ऐसी लर्निंग जो आपको लगता है एक सीख की तरह से काम आएगी अभी सभी के लिए आने वाले टाइम में? देखिए, कोरोना में जो हुआ उसके दो पहलू हम देख सकते हैं। बच्चों को कैसे हम एजुकेशन दे सके उस समय, अचानक से आया, ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिखाया कि कोरोना आ जाए, व्यक्ति घर तक रहे तो भी वो सारे काम उसके हो सकते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ने भी सपोर्ट किया, फिर स्कूलों ने भी उसको अडॉप्ट करना शुरू किया। जो टीचर्स जो हैं उन्हें इस तरीके का अभ्यास नहीं था, उन्होंने सक्सेसफुली इसको जो है वो निभाया और बच्चों तक पहुंचाया। लेकिन दूसरा, एक कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचा हर सेक्टर को, लेकिन एक सेक्टर जिसकी गणना नहीं हो रही है वो है बच्चों का सेक्टर। कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो बच्चों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का नुकसान हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन, जो बच्चे जो समूह में काम करते थे एक दूसरे से ऊर्जा पाते थे, तो समूह की जो ऊर्जा होती है व्यक्ति उसको, वो हमें कॉपी नहीं करता, वो अपने साथी के पास बैठ करके उसको कॉपी करता रहता है। वो ऊर्जा का एक अभाव जो है बच्चों में देखने को मिला, और इस कारण से जो साइकोलॉजिकल साइकिल है उसमें वो 1-1.5 साल पीछे रह गए। और उन बच्चों को उस स्टेज तक लाने में हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो वो एक जो है ना माइनस जो है उसका पहलू है। लेकिन प्लस पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी के कारण से बच्चों तक लगातार जो है वो एक हम लोग एजुकेशन पहुंचा सके। जी। सर, टेक्नोलॉजी की बात उठी है तो जैसे आपके हिसाब से जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पैंडेमिक टाइम में यूज़ की गई वो कितनी महत्वपूर्ण रही? साथ ही साथ ये जो ब्लेंडेड अप्रोच है सर एजुकेशन की और टेक्नोलॉजी की, ये हमारी अभी की जनरेशन, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी, कितनी लाभदायक रहेगी ये? जी, ये अभी प्रयोग चल रहे हैं लगातार, और इसको वैसे रोकना भी संभव नहीं है। ये ब्लेंडिंग एजुकेशन तो आगे चल के मस्ट होने वाली है, क्योंकि घर पे भी पढ़ेंगे। जैसे अभी कई सारे कोर्स हैं, बच्चे पढ़ करके स्कूल में जाते हैं और वो लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको करते हैं। तो उसकी टीचिंग, उनको जो ट्यूशन्स लेने जाते हैं उसकी उसमें उसके द्वारा वो लर्न करते हैं। तो आने वाला समय जो है वो बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प ढूंढना पूरी दुनिया में मुश्किल है। बच्चे को जो है जो स्कूल आने पर जो सीख सकेगा वो ऑनलाइन एजुकेशन में सीखना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी एक तरह से काम करती है, एक सपोर्ट सिस्टम है, बस ये है कि ऑफलाइन जितना बच्चा सीखेगा, जितना बच्चा स्कूल में जाके स्कूल के एनवायरनमेंट में जो सीखता है, टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। जी, ठीक है सर। अभी जैसे सर आपका एक बहुत ही
अच्छा बढ़िया स्कोलास्टिक बैकग्राउंड रहा है संस्कृत को लेकर। आपके पिताजी श्री रामचंद्र आचार्य जी गांधीधाम के विख्यात संस्कृत विद्वान रहे हैं। उन्होंने तोलानी कॉलेज गांधीधाम में एज अ संस्कृत लेक्चरर भी अपनी सेवाएं दी हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर संस्कृत को भी एक इम्पॉर्टेंस दी गई है अलॉन्ग विद द 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में, जिसमें रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, उसके साथ साथ में संस्कृत को भी एक इंक्लूड किया गया है। तो ये जो संस्कृत लैंग्वेज के लिए जो मेजर रिफॉर्म है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? संस्कृत जो है ना सभी भाषाओं की वैसे जननी है। जितने भी शब्द निकले हैं केवल हमारे जो भारतीय भाषाएं उन्होंने तो ग्रहण किया ही है। हाँ, लेकिन जो विदेश की भाषा अंग्रेजी के कई शब्द हैं जो अगर उसका व्युत्पत्ति की जाए तो संस्कृत में से वो निकल के आए हैं। और आपको पता होगा जर्मनी ने संस्कृत में कितना काम किया है। तो कहीं ना कहीं संस्कृत जो है भाषा की जननी है और भाषा का मूल है। और उसकी विलुप्तता जो हो रही थी, तो अभी जो शिक्षाविद हैं जिन्होंने NEP 2020 बनाया, उन्होंने इस बात को महसूस किया कहीं ना कहीं गैप है हमारी प्रक्रिया में। और भाषा जो है वो संस्कृत ज़्यादा साइंटिफिक कही जाती है जी। और उसको प्रयोग भी किए गए कि सबसे ज़्यादा अगर कंप्यूटर में ग्राह्य है और जो अपना मतलब पद बदलता नहीं है, उसका क्रम बदलता नहीं है, तो एक ही लैंग्वेज है संस्कृत। उसमें अगर बोला गया तो जैसे अंग्रेजी में भी उच्चारणों में, प्रोनाउंसिएशन में वो अंतर आते रहते हैं। लेकिन संस्कृत में जैसा बोलेंगे वैसा ही आएगा। इसलिए संस्कृत जो महत्व दी है उसी बैकग्राउंड में पहचानते हुए संस्कृत को महत्व दी है। जी सर। आप सर गांधीधाम के प्रख्यात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट DAV पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आज स्कूल बहुत ही अच्छे मुकाम पर है। तो सर आपकी इस जर्नी के बारे में आप अगर कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो जर्नी रही आपकी, आपके क्या विज़न है स्कूल से रिलेटेड, क्या विज़न आप लेकर चल रहे हैं स्कूल? जी, स्कूल जो है वो हमने चाहा कि क्योंकि हमारा परिवार एजुकेशन लाइन से जुड़ा ही हुआ था, तो उसमें एजुकेशन में योगदान करने से अनेकों बच्चे लगातार निकलते रहते हैं और वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। तो हज़ारों बच्चों को हम उससे जोड़ेंगे। अब एजुकेशन में क्या 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कि बच्चों को जो पढ़ाई कराई है, जिसको नॉलेज कहते हैं, वो देते रहना। दूसरा है बच्चे जब आते हैं तो बहुत कुछ संस्कार के रूप में, गुणों के रूप में वो सीखते हैं, तो उसको प्रदान करना। तो नॉलेज तो क्या है कि हमें मिल जाता है, लेकिन बच्चों में संस्कार मिलने चाहिए। जो संस्कार के द्वारा ही वो आगे बढ़ सकता है। वो संस्कार जो हो सकते हैं वो बच्चों में एक लीडरशिप क्रिएट करना, उनमें एक क्रिएटिविटी क्रिएट करना, उनमें सेवा भाव क्रिएट करना, ये सारे बहुत सारे उसमें संस्कार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मेरी दिली इच्छा थी कि इस पार्ट को ज़्यादा हम जोर देते हुए स्कूल को चलाएं और इसी संदर्भ में हम स्कूल को चला रहे हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो अपना रिसेस में टिफ़िन लेकर के आते हैं। तो सपोज बच्चा अपना रिसेस में टिफ़िन में 2 रोटी लेकर आता है। हमने उनको ये प्रेरणा करी कि बेटा आप अपने साथ जो लेकर आते हैं टिफ़िन, उसमें 1 रोटी गाय के लिए भी आप लेकर आइए, क्योंकि गाय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हमारी संस्कृति में उसका एक अपना स्थान है। तो बच्चे जो है वो 1 रोटी गाय के नाम पे अवश्य लेकर के आते हैं। तो एक छोटी सी बात है, छोटी सी पहल होती है, लेकिन उसके एक लॉन्ग इम्पैक्ट होती है। जो बच्चा बड़ा होगा तो भी उन चीज़ों को उसे कहना नहीं पड़ेगा, वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सही बात है सर। सर अब थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं सर। आप सर स्टेट लेवल पे इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। आपने सर कई साल बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया है। आपने रिटायरमेंट से 10 साल पहले ही अपनी बैंकिंग जॉब छोड़ दी थी और बैंकिंग जॉब के साथ साथ आप सर समाज सेवा में लगातार आप काम करते रहे, अभी भी करते आ रहे हैं। आपने कई सारे योगदान दिए हैं। आपने जीवन प्रभात NGO आपने किया, कच्छ का पहला मेडिकल ऑक्सीजन बैंक आपने शुरू किया, क्लीन गांधीधाम ड्राइव, इन सभी सोशल सर्विसेज से आप जुड़े रहे और आपने लगातार समाज को सुधारने के लिए लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। तो सर ये पूरी जो जर्नी रही, इसमें आपका मोटिवेशनल सोर्स कौन रहा और आपका ऊर्जा सूत्र, मतलब कहाँ से आपको वो ऊर्जा, वो मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मैं बढ़ता चला जाऊँ? मेरे पिताजी जो है ना वो फ्रीडम फाइटर थे
उन्होंने आज़ादी के लिए खूब काम किया, जेल भी गए, और वो परिस्थिति अब हमारे आगे नहीं है। लेकिन पिताजी कहते रहते थे कि समाज के लिए कुछ योगदान करना चाहिए, अपने लिए तो सब करते हैं। तो वो चीज़ें बीज रूप में पड़ी हुई थी। जब मैं बैंक में लगा तो एक अच्छी मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया कि मैं निश्चिंत हो गया। साथ में मैंने अपना आर्य समाज के माध्यम से समाज सेवा को शुरू किया। आपने देखा वो कंडला का साइक्लोन आया, भूकंप आया, और बहुत सारे इवन पौंडीचेरी में सुनामी आया, तब हम पौंडीचेरी में जाकर वहाँ पे भी हमने काम किया। तो ये सब जो सेवा के जो मंत्र हैं वो पिताजी के द्वारा हमको लगातार मिलते रहे, और उन्होंने कहा कि जीवन तो हर व्यक्ति को मिलता है, वो अपने जीवन को जी लेता है, लेकिन जीवन सार्थक उसका जब दूसरों के लिए जिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर चलती रही। और बहुत इंस्पिरेशनल रहा है सर। आपके जीवन का सबसे यादगार क्षण? यादगार क्षण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक क्षण मैं बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत ही उस दिन को मैं अभी भी याद करता हूँ। सन मई 5, 2003 का वो दिन है जब मैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को मिलने राष्ट्रपति भवन जीवन प्रभात के बच्चों को लेकर के गया था। और बुलाया तो उन्होंने मूल रूप से था, लेकिन उस दिन पर मैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलना हुआ, और भी बहुत सारे लोगों से उस समय मिलना हुआ। और वो एक ऐसी हम लोगों को नई प्रेरणा देता था, क्योंकि उत्साह जो मिलता है वो हमें कोई आर्थिक उपार्जन तो नहीं उससे चाहिए, लेकिन उत्साह, उस कार्यक्रम से इतना उत्साह बना। और उसके बाद लगातार हम लोग जो है वो थोड़ा उस पैमाने से बड़े पैमाने पे काम करने की हमने शुरुआत की। उस 2003 का जो मई 5 है वो बहुत यादगार रहेगा। चलिए सर, आपके जीवन का सर टर्निंग पॉइंट आप किसको कंसिडर करते हैं? टर्निंग पॉइंट तो मेरे जीवन में, क्योंकि सेवा करने का अवसर था और मैं कहीं ना कहीं पा रहा था कि मेरे पास समय का अभाव है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना है, तो मैंने फिर बैंक जॉब छोड़ दी थी। 1 अप्रैल 2011 को मैंने बैंक जॉब छोड़ करके और पूरी तरह से मैं इस सेवा कार्य में जो है लग पाया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो है ना केवल गांधीधाम में रह के नहीं, पूरे देश में विदेश में भी जाकर के सेवा कार्य को जो है वो करने में सक्षम हुआ। इवन आर्य समाज की जो कोर टीम है, उस कोर टीम में भी मुझे समय देने का और उसमें रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट चले 200 करोड़ रुपए के हैं। उन 7 मेंबर की जो कमेटी है उसमें से मैं एक हूँ। तो एक जीवन का टर्निंग पॉइंट कहें या विशेषता कहें तो उसको कह सकते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे कि सर अभी भी आपके जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसा कोई विजन जो आप चाहते हैं, आप पूरा करना चाहते हैं, और हमारे जो व्यूअर्स, जो ये यंग जनरेशन जो ये इंटरव्यू देखेगी, जो कंपैशनेट है सोसाइटी बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए, उनके लिए सर कुछ मैसेज या कुछ गाइडेंस आप अगर देना चाहेंगे? मैं क्योंकि मैसेज देना है, इसलिए मैसेज देने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी प्रयत्न में निष्फल होने पर भी रुकना नहीं चाहिए। ये तो पड़ाव आते हैं जीवन में और उन पड़ावों को पार करना चाहिए। कभी भी किसी प्रकार की हताशा, निराशा नहीं रहनी चाहिए। हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए। अगर हौसले बुलंद हैं और आपकी मंजिल एकदम आपकी स्पष्ट है, आपकी नीयत अच्छी रख के आप आगे बढ़ेंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता मंजिल को पाने के लिए। अभी मैं तो क्या है कि जितना कर सकता हूँ उसी को लक्ष्य बनाता हूँ, मेरे लिए जो फिजिबल है। हम लोग यहाँ पर एक मतलब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उससे हट करके जो हमारी पूरे गुरुकुल पद्धति है, हाँ जी, उस गुरुकुल पद्धति को ज़्यादा हम उस तरफ ले जा सकें। ऐसे कई बच्चे जो हैं वो उस तरफ खिंच के आना चाहते हैं। तो हम एक लड़कियों के लिए कन्या गुरुकुल खोलना चाहते हैं। मुझे याद है कि देहरादून में 1912 में पहला कन्या गुरुकुल खुला था, जो अभी भी चल रहा है। हाँ। पर कच्छ में जो है वो ऐसा कन्या गुरुकुल नहीं है। और वो कन्या गुरुकुल शुरू करने के लक्ष्य है और इच्छा प्रबल है। ईश्वर का साथ रहेगा तो अगले 2-4 साल में कन्या गुरुकुल शुरू करने का हम जो है वो संकल्प पूरा कर पाएंगे। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को, जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।